मैं शिव कुमार बॉयज स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है और मनोविज्ञान विषय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुवार जिसका नाम है बेटा अधिगम, उसको अपने स्टार्ट कर रखा है। और अधिगम बिंदुवार के अंदर या अधिगम टॉपिक के अंदर अपने जो टॉपिक चल रहा था वो अपने स्टार्ट कर रखा था अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत के अंदर सिद्धांत नंबर 2 जिसका नाम था बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके अंदर अपने क्लास नंबर 12 के अंदर उसका जो सिद्धांत किसने दिया और उसके प्रयोग को समझने का प्रयास अपने किया था। उसके बाद मैंने बेटा आपको ये बताया था कि किस प्रकार से जो पावलोव जो थे उन्होंने किस पर प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया, और उसी के आधार पर जैसे उन्होंने प्रयोग किया उसी के आधार पर उस सिद्धांत को क्या क्या नाम दिए गए, तो उन उपनामों की अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक तो नाम हो गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या जिसको बोला जाता है CR थ्योरी, या जिसको अपने कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन। तो साथ साथ अपने कोशिश करते हैं उनके उपनाम लिखने का प्रयास करते हैं बेटा। तो आ जाओ चलते हैं अपने। तो लिखते हैं अपने उपनाम। तो पहला इसका नाम अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा बेटा इसका नाम है जैसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या इसको कहा जाता है बेटा CR थ्योरी। CR थ्योरी जिसको अपने कंडीशन रिस्पांस थ्योरी, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी, या इसका नाम है बेटा बहुत ही शानदार जो नाम है वो है बेटा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत, या इसका नाम है बेटा प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। या इसका नाम है बेटा परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत। या इसमें कई बार ये नाम भी इसके अंदर मिल जाता है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आज अपने जानने का प्रयास कर रहे हैं बेटा इसके क्या कुछ उपनाम है। तो पहला है बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा मैंने आपको बताया बेटा CR थ्योरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंडीशन रिस्पांस। तीसरा है बेटा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। चौथा बता दिया बेटा प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। और पांचवा बताया मैंने परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। और छठा बताया बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। या इसका नाम देखो कई और भी नाम हैं जैसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो और भी इसके कई नाम हैं जैसे
संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या इसको बोला जाता है एस टाइप थ्योरी, एस टाइप थ्योरी। तो अपने कई नाम उपनाम इसके जानने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि क्या कुछ नाम है। पहला है बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा सीआर थ्योरी या कंडीशन रिस्पॉन्स, तीसरा है बेटा शास्त्रीय अनुबंधन, चौथा है बेटा प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, पांचवा है परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, छठा है बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबंधन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या एस टाइप थ्योरी, या इसका नाम एक और है प्रतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। तो 10 नंबर इसका उपनाम जो है बेटा वो है बेटा प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। तो ये नाम भी अपने को याद होने चाहिए, जिसके अंदर बेटा ये नाम जो है, ये नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर हूबहू छिपा हुआ है, लेकिन इसको हिंदी में पूछ लेता है वो ऐसे लिख के, क्लासिकल हिंदी में लिख देता है वो। ग्रेड के अंदर 1-2 बार क्वेश्चन सेम ही पूछा है, क्लासिकल थ्योरी के प्रवर्तक। तो इन चीज़ों को भी बेटा अपने को ध्यान रखना है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है। तो ये इस प्रकार से अपने इसके जो उपनाम है बेटा वो 10 हैं। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो अभी अपने सिद्धांत की बात कर रहे थे बेटा, कौन सी सिद्धांत की बात कर रहे थे? तो बात कर रहे थे अपने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब कुछ विशेष बातें जो अपने इसके अंदर पढ़ी है, तो एक शब्द है बेटा अनुबंधन। तो इसके अंदर अनुबंधन का मतलब क्या होता है? अपने अनुबंधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंडीशनिंग। अनुबंधन का मतलब ये होता है कि पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध जो स्थापित होता है, पुनरावृत्ति के आधार पर, तो अपने लिख सकते हैं पुनरावृत्ति के आधार पर, पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध, पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। उसे अनुबंधन कहते हैं। तो कई बार सीधा का सीधा प्रश्न कि अनुबंधन का मतलब होता है बेटा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग किसे कहते हैं? कि कहने का मतलब अगर किसी भी कार्य को अगर बार बार दोहराया जाए, किसी भी कार्य को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसको अपने क्या कहते हैं? किसी भी कार्य को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसको, उसके द्वारा जो संबंध स्थापित होगा उसको क्या कहेंगे बेटा? अनुबंधन। उसके बाद बेटा इसके अंदर 2 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बन जाती है कि अनुबंधन के पिता कौन है? फादर ऑफ कंडीशनिंग। अनुबंधन के पिता, अनुबंधन के पिता। तो अनुबंधन के पिता कौन है? तो अनुबंधन के जो पिता है बेटा वो है पावलोव। तो ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार कि अनुबंधन के जो पिता है वो कौन है? पावलोव। और
अगर और भी इसके अंदर प्रश्न पूछा जाए कि पावलोव किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो कहाँ के थे बेटा, रूस के, और क्या थे बेटा, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, शरीर शिक्षा शास्त्री थे वो। उसके बाद मैंने और भी आपको इस बात को रिपीट किया था कि इनको 1904 के अंदर क्या मिला था बेटा, इस प्रयोग के तहत क्या मिला था बेटा, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल जो पुरस्कार जो मिला था बेटा, वो किसके उपलक्ष्य में मिला था, तो उसको भी अपने को याद करना है। तो वो मिला था बेटा पैरोटिड ग्रंथि, या हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि के कारण। तो एक बार दोबारा, अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसको अपने क्या कहते हैं। अब पुनरावृत्ति जैसे बार बार घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, तो जो क्रिया पहले भोजन के कारण लार जो गिरा रहा था, अब उसने क्या कर दी, वही अनुबंधन किसके साथ हो गया, घंटी के साथ। अनुबंधन के पिता कौन है बेटा, पावलोव। कहाँ के हैं, रूस के, शरीर शिक्षा शास्त्री। उसके बाद बेटा बात की अपने, इन्होंने क्या किया, इनको 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला, और किसके उपलक्ष्य में मिला, तो वो मिला बेटा पैरोटिड ग्रंथि या लार ग्रंथि के कारण। अब क्या है कि बेटा इसके अंदर और भी प्रश्न बहुत ही शानदार बनता है कि अनुबंधन की भाषा के अंदर, अब पहले अपने बात कर रहे थे जैसे स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, तो मैंने इंग्लिश के अंदर आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि जैसे अपने दो शब्द थे बेटा, एक तो अपने बार बार पढ़ रहे थे स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, और दूसरा इसके अंदर नाम आया था बेटा अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, तो स्वाभाविक उद्दीपक को अपने कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, या जिसको शॉर्ट के अंदर अपने कह सकते हैं बेटा यूशियस, और इसको कहा जाता है बेटा कंडीशन स्टिमुलस, जिसको अपने कहते हैं बेटा CS। अब इसके अंदर, अब जैसे मैंने ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है बेटा, सॉरी स्वाभाविक जो उद्दीपक है वो तो क्या था, भोजन था, और अस्वाभाविक जो उद्दीपक था वो क्या थे बेटा, घंटी। अब इसको अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अब इसमें प्रश्न बहुत ही शानदार बनता है कि स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है। जैसे जो स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसको अनुबंधन की भाषा में कहते हैं अनानुबंधित, क्या कहते हैं, अनानुबंधित। और बात करें अस्वाभाविक की तो उसको कहा जाता है अनुबंधित। तो यहाँ से प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट बनता है बेटा, और बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा भी जाता है कि अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं। तो कोशिश करेंगे एक बार आप समझने की। अनुबंधन की भाषा के अंदर अनुबंधन कब स्थापित होगा बेटा, कंडीशनिंग अनुबंधन जब बार बार पुनरावृत्ति होगी अनुबंधन की भाषा में। तो अनुबंधन की भाषा के अंदर जो स्वाभाविक जो उद्दीपक है, स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसको क्या कहेंगे, और जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसको क्या कहेंगे।
अस्वाभाविक उद्दीपक। अब अनुबंधन की भाषा में अपने को ध्यान रखना है बेटा कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको कहा जाता है बेटा अनानुबंधित, अनानुबंधित, अनानुबंधित। और जो अस्वाभाविक है उसको कहा जाता है बेटा अनुबंधित। अब कहने का मतलब है कि बेटा इसके अंदर आपको शब्द यूज करना है, क्या यूज करना है कि जैसे स्वाभाविक जब शब्द आए, स्वाभाविक जब शब्द आए तो उसके लिए अपने को क्या यूज करना है, तो स्वाभाविक के लिए करना है बेटा अनानुबंधित। क्या करना है? अनानुबंधित। और अगर बात करें अस्वाभाविक की बात करें तो उसकी जगह अपने को क्या करना है बेटा? अनुबंधित। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है, जैसे मैं अगर ये कहूं कि जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर मैं आपको प्रश्न की फॉर्म के अंदर पूछूं कि अनुबंधन की भाषा के अंदर, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि अनुबंधन की भाषा के अंदर भोजन को क्या कहा जाता है अनुबंधन की भाषा में। अब भोजन अपने को पता है, भोजन को क्या कहते हैं बेटा? स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन को क्या कहते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक है। और स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं बेटा? अनानुबंधित। क्या कहते हैं बेटा? अनानुबंधित। तो क्या नाम आ जाएगा? अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं बेटा? अनानुबंधित। तो भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे बेटा? अनानुबंधित। और भोजन के कारण लार का गिरना, तो इसमें क्रिया क्या होगी बेटा? अनानुबंधित अनुक्रिया होगी। अनानुबंधित अनुक्रिया होगी। इसी प्रकार से अगर बात करें बेटा, जैसे अनुबंधन की भाषा में घंटी को क्या कहा जाता है? अब घंटी को कहा जाता है अस्वाभाविक उद्दीपक, और अस्वाभाविक को अनुबंधन की भाषा में कहते हैं बेटा अनुबंधित, अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक के कारण होने वाली जो अनुक्रिया जो होगी वो होगी बेटा अनुबंधित अनुक्रिया, जिसको यहां अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? यूशियस। और ये आ जाएगा बेटा सीएस। और यहां क्या होगी बेटा? यूसीआर होगी, और इधर होगी बेटा सीआर। तो आशा करता हूं कि ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से प्रश्न बेटा बहुत ही शानदार बन जाता है कि अनुबंधन की भाषा में उद्दीपक को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है बेटा कि अनुबंधन की भाषा में स्वाभाविक उद्दीपक की जगह अपने को क्या यूज करना है? अनानुबंधित। और अस्वाभाविक की जगह क्या यूज करना है बेटा? अनुबंधित। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं, तो भोजन क्या होता है? स्वाभाविक। तो स्वाभाविक की जगह अपने को क्या यूज करना है? अनानुबंधित। और स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली जो अनुक्रिया जो होती है वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक को अनानुबंधित कहते हैं, तो स्वाभाविक को क्या कहते हैं? अनानुबंधित। तो स्वाभाविक के कारण होने वाली जो अनुक्रिया है वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। तो भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित, तो इसके कारण होने वाली जो क्रिया है वो होगी बेटा अनानुबंधित अनुक्रिया। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी अपने जानने का प्रयास किया कि अनुकूलित जो अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसके उपनाम क्या है और किस प्रकार से अपने इसको पढ़ने का प्रयास किया। अब बेटा इसके अंदर मुख्य शब्दावली है किसके अंदर कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका बार बार उपयोग होता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। मुख्य शब्दावली। मुख्य शब्दावली के अंदर सबसे पहले जो शब्द है वो है बेटा विलोप या विलीनीकरण। अब विलोप या विलीनीकरण का मतलब क्या होता है? विलोप का मतलब होता है बेटा विलुप्त होना। पहला शब्द है बेटा विलोप या विलीनीकरण। विलोप या विलीनीकरण, जिसको इंग्लिश में
एक्जिनेशन भी कहा जाता है। विलोप का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक शब्द आता है कि इसके अंदर कई बार अनुबंधन की भाषा के अंदर शब्द पूछा जाता है कि अगर किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर बार बार अगर एक जैसा अनुबंधन स्थापित किया जाए, मतलब अगर किसी के सामने अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे इसके अंदर बेटा ये बताया गया है, विलोप या विलीनीकरण का मतलब ये है कि जैसे कुत्ते को क्या कुछ बताया था कि घंटी के बाद क्या था, भोजन, और भोजन के बाद कुत्ता क्या कर रहा था, लार को गिरा रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे अगर विलोप या विलीनीकरण का मतलब ये है कि जैसे इस प्रयोग के अंदर क्या कुछ बताया गया था कि सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, केवल घंटी बजाई और भोजन को प्रेजेंट नहीं किया गया, केवल घंटी बजाई और भोजन को प्रेजेंट नहीं किया, तो कुत्ते ने क्या किया, कोई भी लार नहीं गिराई। उसके बाद ये कहता है कि अगर जैसे अपने घंटी और भोजन और लार मतलब इनके बीच में घंटी बजाई फिर भोजन प्रेजेंट किया गया तो इनके बीच में क्या हो गया, अनुबंधन। अब ये कह रहा है कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि केवल बार बार एक ही कौन सा अनुबंधित उद्दीपक का मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित जो अनुक्रिया है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कहने का मतलब वो केवल अपने बार बार घंटी बजा रहे हैं, अब बार बार अगर घंटी बजा रहे हैं तो कुत्ता क्या करेगा, लार नहीं गिराएगा। मतलब उसकी क्रिया है कि जैसे मान लीजिए पहली बार उसने क्या किया, जैसे अपने ये समझ सकते हैं कि पहले घंटी फिर भोजन को प्रेजेंट किया गया तो कुत्ते ने लार गिराई। अब दूसरी बार क्या किया, केवल घंटी बजाई, और केवल घंटी बजाई तो कुत्ते ने, क्योंकि पहले अनुबंधन स्थापित हुआ था, हो सकता है कुछ मात्रा में लार गिराई क्योंकि उसके बीच में अनुबंधन स्थापित हुआ था। दोबारा फिर क्या किया, उसी क्रिया को दर्शा दिया, केवल घंटी बजाई तो कुछ मात्रा में हो सकता है फिर और कम मात्रा में लार गिरी। फिर क्या हुआ कि उसने तीसरी बार केवल घंटी बजाई, मतलब तीनों बार क्या कर रहा है, केवल एक ही वो उद्दीपक को प्रेजेंट कर रहा है। आशा कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि जैसे बेटा इसके अंदर ये था कि जैसे घंटी भोजन, क्योंकि पहले वो घंटी फिर भोजन और फिर लार को प्रेजेंट कर रहा था तो इसके कारण क्या हो गया था, उसके बीच में अनुबंधन स्थापित हो गया था। फिर क्या किया, उसने केवल घंटी बजा रहा था, वो केवल घंटी बजाई तो क्या हुआ, अनुबंधन स्थापित होने के कारण कुत्ते के अंदर कुछ लार गिरी थी, लेकिन दोबारा फिर उसने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया तो कुछ मात्रा उससे थोड़ी और लार कम गिरी। तीसरी बार फिर क्या किया, उसने केवल घंटी बजाई तो क्या कि उसने और भी कम मात्रा में क्या किया, लार को गिराया। अब क्या कि धीरे धीरे कुत्ते को यह बात समझ में आ गई कि ये केवल घंटी बजा रहा है, भोजन ये नहीं देगा। तो धीरे धीरे क्या है कि अगर एक ही उद्दीपक को अगर बार बार अपने प्रस्तुत करेंगे तो इससे क्या है कि जो क्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि अनुबंधन स्थापित हो जाता है, जैसे मैं ये कहता हूं कि अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो शब्द आता है, एक तो पुनरावर्ती और एक होता है अभ्यास। पुनरावर्ती का मतलब होता है कि हम पुनरावर्ती का मतलब भी बार बार प्रयास से होता है और अभ्यास का मतलब भी बार बार प्रयास से होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बेटा, पुनरावर्ती जो की जाती है, पुनरावर्ती का मतलब भी बार बार प्रयास और अभ्यास का मतलब भी बार बार प्रयास, लेकिन पुनरावर्ती के अंदर जो बार बार जो प्रयास किए जाते हैं उसमें मस्तिष्क का प्रयोग नहीं होता, हमारे दिमाग का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो अभ्यास जो किया जाता है उसके अंदर क्या किया जाता है, हमारे मस्तिष्क का प्रयोग होता है। अब इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए अपने सामने क्या कि कोई बार बार एक जैसी घटना घटित हो रही है, जैसे अपने सामने बार बार अगर एक जैसी घटना घटित हो रही है तो हमारे उसके बीच में अनुबंधन स्थापित हो जाता है कि ऐसा करने पर ऐसा ही होता है। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बार बार वही क्रिया होती है, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना। अब देखो ये एक प्रकार की क्या है, भ्रांति है वैसे तो। अब क्या हुआ कि अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन एक अनुबंधन स्थापित हुआ है क्योंकि अपने बड़ों ने बोल दिया, तो अपने दिमाग में एक प्रत्यय बना हुआ है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या होगा, कोई अशुभ कार्य होगा, लेकिन आज तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। कहने का मतलब है अगर किसी भी चीज की बार बार पुनरावृत्ति होगी तो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, एक निष्कर्ष बन जाता है। अब इसने यही कहा है कि विलोप या विलीनीकरण का मतलब यही है कि यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार केवल अनुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित जो अनुक्रिया है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे
विलुप्त हो जाएगी। एक बार मैं परिभाषा लिखता हूं, फिर दोबारा शब्दों को तोड़ने का प्रयास करता हूं। अनुबंधन स्थापित होने के बाद, अनुबंधन स्थापित होने के बाद, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया अनुबंध बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया का बंद होना, अनुबंधित अनुक्रिया का बंद होना क्या कहलाता है बेटा? विलोप या विलीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? विलोप या विलीनीकरण कहलाएगा। अब इसको अपने समझने का प्रयास करते हैं कि इसने क्या बात कही है। अब देखो बेटा, शब्दों को कोशिश करते हैं। अनुबंधन स्थापित होने के बाद मतलब बार बार एक ही क्रिया की क्या हुई? पुनरावृत्ति हुई। बार बार अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है केवल घंटी बजाएगी। यहां अनुबंधित उद्दीपक कौन है? घंटी। केवल भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया गया, तो अनुबंधित अनुक्रिया का मतलब होता है लार का गिरना, लार का गिरना। वो क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते को समझ में आ गया कि ये केवल मुझे मूर्ख बना रहा है, कि केवल मुझे भोजन न उपलब्ध करवा के केवल घंटी घंटी बजा रहा है, घंटी के बाद भोजन आने वाला नहीं है। तो उसने लार का गिराना क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया, और एक समय ऐसा आया कि उसकी लार गिरना बंद होगी। उस क्रिया का नाम है बेटा विलोप या विलीनीकरण। अब उसके बाद है बेटा दूसरा बहुत ही शानदार मुख्य शब्दावली के अंदर 2 नंबर जो है बेटा उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है कि अगर बालक क्या होता है कि अगर मिलती जुलती परिस्थितियों, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर बार बार एक जैसी परिस्थितियों, मतलब आप ये से कह सकते हो, जैसे उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है कि अगर अपने सामने बार बार एक जैसी अनुक्रिया होना, तो आपका जो व्यवहार होगा वो सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पूर्व अनुभव में कर चुका है। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है कि बालक क्या करता है, अगर सेम ही, जैसे मान लीजिए पहली बार जब अनुक्रिया की थी, जैसे कोई किसी व्यक्ति किसी जानवर से अगर पहली बार डर गया था ना, तो अगर वो जानवर उसी के सामने दोबारा उसी रूप में आता है ना, तो वापिस वो अनुक्रिया वही अनुक्रिया करता है जो उसने पहले की थी। तो इसके अंदर क्या है कि बालक मिलती जुलती परिस्थितियों पर वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पहले पूर्व में कर चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तहत अपने सीखने का प्रयास करते हैं, तो इसमें अपने लिखने का प्रयास करेंगे। बालक मिलती जुलती
मतलब पहले जैसा व्यवहार, मतलब पहले जैसे अनुक्रिया की है वैसी बालक मिलती जुलती परिस्थितियों में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में कर चुका है, उसे कहते हैं बेटा उद्दीपक सामान्यीकरण। कहते हैं। मतलब ये है कि बालक मिलती जुलती परिस्थितियों में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पूर्व में कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर पहली बार अपने डरे थे किसी बात से या किसी अनुक्रिया के बदले, तो हम वापस क्या करेंगे, वही मतलब अनुक्रिया को दर्शाएंगे। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक बालक को, जैसे बिल्कुल अपने एग्जाम के तहत जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आए उस हिसाब से, जैसे एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर अब वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लग गया। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा उद्दीपक सामान्यीकरण के अंदर। उद्दीपक सामान्यीकरण, इसके अंदर बेटा कहने का मतलब बालक मिलती जुलती, मतलब एक बार व्यवहार करने के बाद जैसा पहली बार व्यवहार किया था ना, वैसा ही व्यवहार क्या कर रहा है, मतलब एक ही अनुक्रिया, जैसे पहली बार जैसे अनुक्रिया की थी वैसा व्यवहार किया था ना, अगर वही अनुक्रिया वापस दोहराए तो वैसा ही व्यवहार करेगा। मतलब इसका मतलब ये है उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि जैसे एक बालक लाल गुलाब का कांटा चुभने पर क्या होता है, अगर एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर वो डरता है तो वह किसी भी लाल वस्तु से क्या हो गया, डरने लग गया। जैसे अपने लिख सकते हैं कि जैसे एक बालक के लाल गुलाब का कांटा चुभने पर अब वह लाल गुलाब के समान प्रत्येक वस्तु से डरने लगा। अब कहने का मतलब उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार बालक लाल गुलाब के कांटा, जैसे लाल गुलाब का कांटा चुभा था तो वो लाल गुलाब से डरने लग गया। अब वो क्या कर रहा है, वही व्यवहार अगर लाल गुलाब के समान कोई भी वस्तु आ गई ना तो उससे भी क्या कर रहा है, वो डरने लग गया। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब यही होता है कि बालक अगर पहली बार अगर कोई भी मिलती जुलती परिस्थितियों के अंदर जैसा व्यवहार कर रहा है, जैसा वो पूर्व में कर चुका है वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसने क्या किया कि बालक को एक लाल गुलाब का कांटा चुभने पर अब वह लाल गुलाब के समान कोई वस्तु देखता है तो उसको डरना वो स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से अब कहने का मतलब है कि जैसे पावलोव ने घंटी के स्थान पर अगर सीटी बजाई तो कुत्ता क्या करेगा, क्योंकि घंटी और सीटी की जो आवाज है वो क्या बेटा, मिलती जुलती है। जैसी वो घंटी के कारण जो अनुक्रिया कर रहा है वही क्या करेगा बेटा, वो सीटी के बदले करेगा। तो ये भी एग्जांपल लिख सकते हो आप। जैसे पावलोव ने घंटी के स्थान पर सीटी बजाई,
अब इसमें समझने वाली बात है बेटा, देखो पावलोव ने घंटी के स्थान पर, क्यों घंटी और सीटी एक ही प्रकार के हैं, अब जैसा वो घंटी के साथ व्यवहार कर रहा था ना, वैसा ही व्यवहार किसकी तरफ करेगा, वो सीटी के साथ करेगा, क्योंकि इनकी जो अनुक्रिया है वो क्या है, मिलती जुलती है, इनका जो व्यवहार है मिलता जुलता है, मतलब इसका मतलब यही है। उसके बाद क्या है, तीसरा जो टॉपिक है बेटा इसके अंदर, आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है बेटा उद्दीपक विभेदीकरण, 3 नंबर बात। उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण का मतलब है कि वो उद्दीपक जो होता है उसके अंदर क्या कर दिया उसने, विभेद करना स्टार्ट कर दिया। जैसे घंटी भोजन लार, तो क्या हुआ कि घंटी और भोजन के बीच में, क्योंकि उसको पता चल गया कि पहले घंटी बजेगी फिर भोजन आएगा, तो उसने लार गिरवा दी। अब केवल क्या कर रहा है, वो केवल घंटी घंटी बजा रहा है और भोजन नहीं आया, तो अब क्या कर रहे हैं, हुआ क्या कि वो अब क्या समझने लग गया, घंटी और सीटी के बीच में क्या है अंतर, वो समझने लग गया कि कब घंटी बजेगी, कब भोजन आएगा, और कब क्या किया, मतलब भोजन नहीं आएगा। अब दोबारा सुनो बेटा, इसके अंदर हुआ क्या कि जैसे उसने क्या किया था कि जैसे घंटी, पहले घंटी बजाता है वो, फिर क्या है भोजन प्रेजेंट करता है, घंटी बजाई पहले भोजन, फिर क्या करता है वो लार का गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या किया कि जब पहले घंटी बजाता है, फिर क्या है वो घंटे के बाद क्या है उसको भोजन प्रेजेंट करता है, तो कुत्ता क्या करता है, लार गिराता है। अब उसने क्या किया कि दोबारा क्या किया, घंटे के स्थान पर क्या किया बेटा, सीटी बजाई, और सीटी बजा कर क्या किया, वो भोजन उपस्थित नहीं करता है। अब भोजन उपस्थित नहीं करता तो वो लार भी नहीं गिराता। तो कहने का मतलब अब कुत्ते को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वो घंटी और भोजन, सॉरी घंटी और सीटी के बीच में क्या करना, अंतर समझने लग गया कि अगर घंटी बजेगी ना तब तो भोजन आएगा, लेकिन उससे मिलता जुलता जो उद्दीपक है सीटी बजने पर क्या है, वो भोजन नहीं आएगा। इसको बोला जाता है बेटा उद्दीपक विभेदीकरण, मतलब दोनों उद्दीपक के अंदर विभेद करना। अब इसके अंदर क्या है बेटा, चौथा जो पॉइंट है वो है समय कारक। तो इसके अंदर ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समय कारक। चौथा है बेटा समय कारक। अब समय कारक का मतलब है समय अनुबंधन स्थापित होने के बाद के पुनर्बलन के अंदर अनुबंधन स्थापित होने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब दोनों उद्दीपकों के मध्य समय स्थापित के लिए कम से कम मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि बेटा समय कारक, जैसे मान लीजिए दोनों उद्दीपक है, उनके मध्य अगर समय स्थापित हो गया ना तो उनके बीच में 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मतलब समय कारक कितना है बेटा, समय कारक की भी बहुत ही है। कई बार क्या है कि जैसे मतलब अनुबंधन स्थापित होने के बाद क्या है कि अगर बहुत लंबा टाइम अगर हो गया कि जैसे मान लीजिए जैसे अपने इसकी बार बार प्रयोग करें, देखो बेटा इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है। जैसे मान लीजिए पहले उसने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद भोजन प्रेजेंट किया, भोजन के बाद क्या हुआ, लार का गिराया। तो घंटी और भोजन के बीच में क्या, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, मतलब इस कार्य की बार बार पुनरावृत्ति हुई। तो पुनरावृत्ति के बाद क्या हो गया बेटा, अनुबंधन स्थापित हो गया। तो ये कह रहा है कि जैसे अनुबंधन स्थापित हो गया ना, तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद आपको टाइम नहीं लगाना है। जैसे मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए उसने क्या किया, घंटी और भोजन के बाद क्या करता है, कुत्ता लार गिराता है। अब कहने का मतलब घंटी भोजन लार, इसकी क्या की उसने पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति के कारण क्या हुआ बेटा, अनुबंधन स्थापित हो गया। अब कहने का मतलब जैसे ही पुनरावृत्ति के बाद अनुबंधन स्थापित हो गया ना, तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद जैसे आपने घंटी के बाद भोजन, भोजन के बाद लार, तो ये क्रिया होने के बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये अनुबंधन जो है बेटा वो समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर ज़्यादा समय लगा दिया तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 5 सेकंड से ज़्यादा समय लग गया तो अनुबंधन स्थापित में होने में क्या लगेगी बेटा, बाधा उत्पन्न होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों उद्दीपकों के मध्य समय स्थापित होने में कम से कम 5 सेकंड से ज़्यादा समय
नहीं लगना चाहिए। एक बार मैं फिर बता दूं कि जैसे घंटी, पहले घंटी बजाएगी, फिर भोजन और लार, तो इस कार्य की बार बार पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति के बाद क्या हो गया बेटा, अनुबंधन। अनुबंधन स्थापित होने में अगर 5 मिनट से ज़्यादा लेट कर दिया ना, तो ये अनुबंधन जो स्थापित हुआ है ना, वो अनुबंधन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब वो ऐसा व्यवहार इस अनुक्रिया को क्या करेगा, वापिस दोहराएगा नहीं। तो ये था बेटा समय कारक। तो अपने क्या किया, इसके अंदर मुख्य शब्दावली पढ़ने का प्रयास किया। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अपने क्या कुछ पढ़ा। तो अपने बात कर रहे थे बेटा मुख्य शब्दावली की। तो मुख्य शब्दावली के अंदर क्या विलोप या विलीनीकरण मैंने पहले बढ़ाया। तो बार बार इसके अंदर क्या था कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार एक जैसा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे मैंने समझाने का भी प्रयास किया, उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है कि अगर बालक मिलती जुलती परिस्थितियों में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पूर्व में कर चुका है, जिसको अपने उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल मैंने समझाने का प्रयास किया। जैसे एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर अब वह हर लाल गुलाब के समान कोई भी वस्तु उसे डरने लगा, तो उसके अंदर क्या है बेटा, उद्दीपक सामान्यीकरण का गुण है। जैसे पावलोव ने घंटी के स्थान पर सीटी बजाई, तो वो घंटी के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार किसके साथ कर रहा है बेटा, सीटी के साथ। अगर वो घंटी और सीटी के अंदर विभेद करना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है बेटा, विभेदीकरण होता है। क्योंकि वो घंटी, पहले घंटी बजती है, घंटी के बाद भोजन, भोजन के बाद लार गिरती है। फिर उसको पता चल गया कि केवल घंटी बजती है तभी लार है, घंटी बजती है तभी भोजन आता है। अब वो केवल क्या करता है, केवल सीटी बजाता है। सीटी बजने पर उसको समझ में आ गया कि सीटी बजने पर भोजन नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, उसके मतलब समझ गया कि कब भोजन आएगा, कब भोजन नहीं आएगा। अब समय कारक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो कम से कम अनुबंधन के लिए कम से कम अगर बीच में जैसे अनुबंधन बार बार किसी क्रिया की मतलब पुनरावृत्ति कर दी और पुनरावृत्ति के बाद क्या हो गया बेटा, अनुबंधन स्थापित हो गया। तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद क्या करना चाहिए, 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अनुबंधन की क्रिया क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। अब अपने क्या करेंगे बेटा, इसका जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जो शैक्षणिक जो महत्व है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से क्या करें, आप लोग अगर हमारी क्लासेस को मतलब लगातार आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, तो इसके लिए आप भी हमारी तरह अगर प्रयास करना चाह रहे हो तो आप भी हमारा सहयोग करें। आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके भी बताएं और अपना सजेशन भी बताएं कि सर आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ आप बेहतर कर सकते हो, ताकि हमारी टीम भी बहुत ही मेहनत कर रही है और इस टीम के मेहनत करने के प्रति जो मतलब बार बार जो अनुक्रिया है, मतलब हमारी जो टीम है वो तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, 100% प्रयास कर रही है, लेकिन आपके द्वारा भी क्या होनी चाहिए, अनुक्रिया होनी चाहिए। इसके बदले क्या है कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रदान करने की प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारा सहयोग करें, ताकि इस मतलब जो भी हमारे द्वारा जो कंटेंट है वो और लोगों को तक भी पहुंचाए और हमारा जो परिवार, जो एक छोटा सा परिवार है वो आपकी बदौलत ही है, तो इस परिवार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।